हेलो बच्चों, आज के हमारे इस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11वीं का अध्याय 2 परमाणु की संरचना। तो जैसा आप सभी जानते हैं, जितने भी पदार्थ हैं जो हमारे आसपास हमारे वातावरण में पाए जाते हैं वो सारे कहीं ना कहीं किसी न किसी परमाणु से बने होते हैं। ठीक है, अर्थात जो पदार्थ होते हैं वो कई अणुओं से मिलकर बने होते हैं और अणु जो है वो परमाणु से बने होते हैं। ये आपको सब पता है। परमाणु क्या होता है? एक सूक्ष्मतम कण होता है किसी भी पदार्थ में। तो पदार्थ अणु से बने हैं, अणु परमाणु से बने हैं। अब परमाणु की संरचना अगर हम देखें तो परमाणु किन किन से मिलकर बना होता है, तो सबसे पहला हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन से बना होता है, दूसरा बोलते हैं प्रोटॉन से और तीसरा न्यूट्रॉन से। इन तीनों से एक परमाणु बना होता है। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये पाए कहाँ कहाँ जाते हैं। ठीक है, एक परमाणु है, ठीक है, इसका ये बीच का नाभिक होता है और जो ये गोलाकार हमको कक्षाएं दिख रही हैं इसमें होता है आपका इलेक्ट्रॉन, जबकि जो आपके जो नाभिक होते हैं इसमें होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये तो हो गई बेसिक चीज़ें। ठीक है, कि परमाणु जो है इसकी संरचना अगर हम देखें तो तीन चीज़ों से मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उसके नाभिक में उपस्थित होंगे, जबकि कक्षाएं जो होती है गोलाकार कक्षाएं उसके नाभिक के चारों ओर, तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है इसको प्रदर्शित किससे किया जाता है। इसको मेनली शो किया जाता है 1e एंड 0। 1 क्या है इसका, जहाँ 1 जो है इसका आवेश बता रहा है और 0 इसका द्रव्यमान बता रहा है, मास। कि इसमें कोई भी द्रव्यमान उपस्थित नहीं होता, इसका कोई द्रव्यमान नहीं होता है इस पर, परंतु एक एकाकी आवेश जरूर उपस्थित होता है। ठीक है, ये बताता है 1 और ये बताता है 0। तो इस तरह से इसको हम दर्शाते हैं। तो कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इलेक्ट्रॉन को हम किससे दर्शाते हैं। अब इसके खोजकर्ता हम देखें तो इनके खोजकर्ता का नाम है जे थॉमसन। इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की। कई बार एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि क्या इलेक्ट्रॉन को किससे दर्शाते हैं और इसके खोजकर्ता कौन है। अब इसके बाद आता है प्रोटॉन की बात। अगर हम प्रोटॉन की बात करते हैं तो इनमें देखते हैं कि हम इसको 1,1p से दर्शाते हैं। p मतलब प्रोटॉन और h मतलब हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से भी हम बताते हैं, इसका आगे काटने बताऊंगी। इसको h से भी क्यों प्रदर्शित करते हैं। इलेक्ट्रॉन का तो e हो जाता है, ठीक है, प्रोटॉन का p हो जाता है, पर h क्यों लाए यहाँ पर, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं बता देती हूँ 1,1p है तो एक द्रव्यमान होगा इसका कोई ना कोई, और साथ ही कोई ना कोई आवेश भी ज़रूर होगा। ठीक है, आवेश होगा और उसका द्रव्यमान भी होगा। इसकी खोज की गोल्डस्टीन ने 1886 में। अब आता है न्यूट्रॉन पर। न्यूट्रॉन को हम प्रदर्शित करते हैं 1, 0 और n मतलब न्यूट्रॉन। ठीक है, 0 और 1। 0 का मतलब है कोई भी आवेश इसमें उपस्थित नहीं है। ठीक है, ये आवेश को बता रहा है, अर्थात इसमें कोई भी आवेश नहीं है, परंतु इसका कोई ना कोई द्रव्यमान भी है। ठीक है, एक ऐसा कण है जिसका कोई आवेश नहीं है परंतु द्रव्यमान है। इसमें आवेश और द्रव्यमान दोनों है प्रोटॉन में। जबकि एक इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो इसमें आवेश होता है परंतु द्रव्यमान उपस्थित नहीं होता है। इसकी खोज की चैडविक ने 1932 में। अब इनके आवेश की बात कर लेते हैं। अगर हम सिर्फ प्रोटॉन की बात करते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं प्रोटॉन की, या फिर पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की और फिर बात करते हैं प्रोटॉन की। हमने जैसे देखा आवेश, इसमें एक एकाकी आवेश है, इसमें भी एक एकाकी आवेश है, तो अर्थात इन दोनों में कोई ना कोई आवेश ज़रूर है। कि इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश होगा, 1.60 इंटू 10⁻⁻⁹ और प्रोटॉन का भी यही आवेश होता है। ठीक है, 1.60 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम, ये होता है एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का आवेश। ठीक है, इन दोनों पे आवेश होते हैं, ये आवेश, तो इन दोनों का आवेश क्या होगा, ये होगा। जबकि न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं है तो इसलिए हमारे पास इसका कोई भी आवेश का मान नहीं मिलेगा। ये तो हो गई एक बेसिक बात है, एक कॉन्सेप्ट जो कि कई बार एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, या तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में पूछेंगे या फिर थोड़ा बहुत 2 नंबर या 3 नंबर के क्वेश्चन आंसर्स में पूछ लिए जाते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग
कि इनकी खोज कैसे हुई, किन प्रयोगों के द्वारा हुई, हम इसको आगे समझ लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन की। आप सभी को पता है इलेक्ट्रॉन की खोज तो किसने की थी, जे थॉमसन ने की थी, ठीक है, आपको ये पता है। परंतु इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए सबसे पहला प्रयोग किसने किया था, पहला जो प्रयोग है वो किसने किया था, प्लकर ने, जे प्लकर ने। ये एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने एक प्रयोग किया। वो क्या प्रयोग था, जिसमें उन्होंने क्या किया था, कैथोड किरणों की खोज की थी। कैथोड किरणें, है ना, जे प्लकर थे, उन्होंने एक प्रयोग किया जिसमें उन्होंने कैथोड किरणों की खोज की। अब इसको ध्यान से समझना कैसे हुआ था प्रयोग। सबसे पहले जे प्लकर ने क्या किया, एक कांच की नली ले ली, ठीक है, एक लंबी सी कांच की नली ले ली। कैसी है, कांच की है। अब उन्होंने क्या किया, यहाँ पर एक इलेक्ट्रोड लगा दिया, यहाँ पर एक इलेक्ट्रोड लगा दिया और उच्च वोल्ट पे धारा प्रवाहित की, ठीक है, उच्च वोल्ट पे धारा प्रवाहित की यहाँ पर। और यहाँ पर जब धारा प्रवाहित की तो यहाँ पर आ गया ऋणावेश और यहाँ पर आ गया आपका धनावेश, ठीक है, यहाँ पे ऋणावेश है, यहाँ पे धनावेश है। अब जैसे कांच की नली है, ठीक है, तो यहाँ पर कोई ना कोई गैसियस पार्टिकल प्रेजेंट होंगे, एक गैस का क्या होगा, मिश्रण होगा, गैस के कणों का एक मिश्रण यहाँ पर होगा। जैसे ही यहाँ पर उच्च वोल्टेज की धारा प्रवाहित की, अब गैस के कण क्या होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, कुचालक होने के कारण जैसे ही इसमें आवेश प्रवाहित किया तो जब यहाँ से आवेशित करने के बाद किरणें जो निकली वो गैसेस ने रोक दी, यहीं पर आगे बढ़ने से रोक दी। अब क्या हुआ, यहाँ पर गैस का मिश्रण ने रोक दी। अब क्या हुआ, उन्होंने ऐसा किया कि यहाँ पर निर्वात उत्पन्न कर दिया, कोई भी गैस के कण यहाँ पे मौजूद नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर दिया, निर्वात। अब जैसे ही निर्वात किया तो यहाँ पे कोई भी गैस का पार्टिकल मौजूद नहीं हुआ। अब जैसे ही निर्वात हुआ तो क्या हुआ, ये जो भी किरणें यहाँ से निकल रही हैं वो यहाँ तक जाने लगी, है ना। अब जैसे ये किरणें जाने लगी तो जब ये इस बल्ब से टकराई, ठीक है, जब ये किरणें जाने लगी और इन बल्ब से टकराई तो यहाँ से एक चमक उत्पन्न हुई। अब ये चमक उत्पन्न हुई तो कुछ बल्ब इस तरह से चमकने लग गया, ठीक है, इस तरह से अच्छा सा चमकने लग गया। जैसे एक ट्यूबलाइट होती है, ट्यूबलाइट वो किस तरह से चमकती है, उसी तरह से ये भी चमकने लग गया। तो अब ये देखा गया कि ऐसा क्यों हुआ, ये चमकने क्यों लगा, अर्थात इसमें ऐसा कुछ ना कुछ तो होगा कि इस इलेक्ट्रोड से कोई ना कोई किरणें ऐसी निकल रही होंगी जो कि क्या करती है, कांच की नली से टकरा रही है और वो चमक उत्पन्न कर रही हैं। जब इन पर प्रयोग किया गया और देखा गया कि ऐसी कौन सी किरणें हैं, ठीक है, ऐसी कौन सी किरणें हैं जो इस चमकदार जो लाइट है इसके लिए जिम्मेदार है, देखा गया और प्रयोग किया गया। तब पता चला कि ये जो किरणें होती हैं ये होती है कैथोड किरणें। इनको क्या नाम दिया, कैथोड किरणें नाम दिया। अब इन कैथोड किरणों के जब गुण देखेंगे हम लोग तब पता करेंगे कि क्या कैथोड किरणें सीधी रेखा में ही गमन कर रही है, क्या कैथोड किरणें में कौन सा आवेश होता है, और इसको अगर हम लोग एक कांच की नली में प्रवाहित कर रहे हैं तो चमकदार जो रंग निकल रहा है वो क्या गैस पर डिपेंड करता है। अगर यहाँ पर हाइड्रोजन गैस डाल दी जाए, हाइड्रोजन गैस, तो ये क्या करेगा, हरी नीली लाइट दे रहा है। वहीं यहाँ पर अगर दूसरी गैस भर दी जाए तो दूसरे प्रकार के हमको कौन से मिल रही है, प्रकाश मिल रहे हैं, दूसरे रंग के प्रकाश मिल रहे हैं। इससे विभिन्न विभिन्न रंग के प्रकाश और गैस पर डिपेंडेंसी क्यों है, जब ये पता करा तब कैथोड किरणों के कुछ गुण हमको मिले। तो सबसे पहला गुण है कैथोड किरणों का, वो है सीधी रेखा में गमन। अब हम इसके क्या कहेंगे, गुण देखेंगे, ठीक है। ये तो कैथोड किरणों की खोज कैसे हुई ये पता चल गया। अब देखते हैं इसके गुण, प्रयोग देख लिया हमने, अब इसके गुण देखते हैं क्या क्या है। जब हम कैथोड किरणों के गुणों की बात करते हैं तो पहला गुण आता है जब हम कोई एक टॉर्च लगाते, ठीक है, हम देखते हैं, सपोज करते हैं कि टॉर्च ऐसे हम लोग जला रहे हैं, तो जब टॉर्च जलाते हैं हम लोग तब क्या होता है, यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट रखा है, जैसे माना हमने
ठीक है, अब इसकी किरणें निकल रही हैं ऐसी सीधी रेखा में, तो कुछ रेखाएं जो है इसके द्वारा रोक दी जाएंगी। एक तरह का ऑब्जेक्ट है, ये रेखा क्या हो जाएगी, यहाँ पे रुक जाएगी और ये रेखा आगे बढ़ेगी, है ना, ये रेखाएं आगे बढ़ेगी जबकि ये रेखाएं रुक जाएगी। इससे क्या होगा, एक पर्दे पे या दीवार पर हमको क्या दिखाई देती है, इसकी परछाई दिखाई देगी इस तरह से। तो ये परछाई हमको दिखाई देगी क्योंकि ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, इन प्रकाश की किरणों को रोक रहा है और ये क्या जा रही है, सीधी रेखा में जा रही है इस तरह से। जब ये सीधी रेखा में जाती है तो आगे प्रकाश की किरणें नहीं बढ़ पा रही और ये वाली प्रकाश की किरणें बढ़ पा रही हैं, जिससे क्या हो रहा है, इसकी छाया हमको मिल रही है। क्या मिल रही है, ये छाया। वैसे ही कैथोड किरणों के गुण में भी यही आएगा कि जब ये इलेक्ट्रोड से निकल रही हैं, ठीक है, ऋणावेशित इलेक्ट्रोड से धनावेशित इलेक्ट्रोड की ओर जब किरणें जा रही हैं और जब ये इनके रास्ते में हम लोग कोई ऑब्जेक्ट रख देते हैं तब इसकी छाया हमको यहाँ पर मिल रही है। मतलब ये क्या हो रही है, एक टॉर्च के जैसे सीधी रेखा में गमन कर रही है। ठीक है, तो ये हो गया सीधी रेखा में गमन करती है। दूसरा, जब ये सीधी रेखा में गमन कर रही हैं और हम देखते हैं कि ऐसे ही कांच की नली है, जब ये सीधी रेखा में गमन कर रही हैं और यहाँ पर लगा दिया हमने धनावेश और यहाँ पर लगा दिया हमने ऋणावेश, तब क्या होगा, क्या अब भी वो सीधी रेखा में गमन कर रही हैं इस तरह से? क्या हो सकता है, क्या अब भी वो सीधी रेखा में गमन करेंगी? नहीं, अब वो सीधी रेखा में गमन नहीं करेंगी। जब ये देखा गया कि सीधी रेखा में गमन नहीं कर रही है और ये ऋण आवेशित किरणें जो हैं वो धन आवेश की ओर मुड़ रही है इस तरह से, और कोई भी रेखा ऋण आवेश की ओर नहीं जा रही है, सभी रेखाएं कहाँ जा रही हैं, धनावेश की ओर जा रही है। जब हम ये देखते हैं तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, हमको ये पता है कोई भी ऋण आवेश जो है वो ऋण आवेश को प्रतिकर्षित करेगा और कोई भी धन आवेश जो है वो ऋण आवेश को आकर्षित करता है। इसी प्रकार अगर यहाँ पे धन आवेश हम लोग लगा देते हैं नली पे तो क्या करते हैं, जितनी भी किरणें हैं उसकी ओर आकर्षित हो रही, अर्थात ये किरणें कैसी हैं, ऋण आवेशित हैं। ठीक है, तो इससे हमको ये पता चलता है कि कैथोड किरणें कैसी होती है, ऋण आवेशित होती है। और ऋण आवेश किस में उपस्थित होता है, आपका इलेक्ट्रॉन में प्रेजेंट होता है। तो ये क्या होती है, इलेक्ट्रॉन से मिलकर के बनी होती है, ऋण आवेशित होती है। अब इसके आगे हम लोग और भी चीज़ें देखते हैं, जैसे हम लोग इसमें देखते हैं कि अगर इन किरणों को उच्च गलनांक वाले कोई भी मेटल एटम होते हैं, उच्च गलनांक वाला कोई भी मेटल होता है, इस पर अगर हम लोग डालते हैं किरणें तो क्या होगा, जब हम इस मेटल एटम पर डालते हैं तो हमको मिलती है एक्सरेज, जिसका हम यूज़ किस में करते हैं, ऑपरेशंस में, और जब किसी बोन्स ब्रेक हो जाती हैं तब इन एक्सरेज का हम लोग उपयोग करते हैं। इस तरह से कैथोड किरणों के ये कुछ गुण हो गए। तीसरा पॉइंट ये हो जाएगा, उच्च गलनांक वाली धातुओं के साथ अगर इस पर डाला जाता है तो ये एक्सरेज उत्पन्न करती हैं। अब चौथे गुण की बात करते हैं कि ये फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती है। जो भी फोटोग्राफिक प्लेट्स होती हैं उन पर अगर इन किरणों को डाला जाता है तो उनको भी प्रभावित करती हैं। इसके अलावा इनकी कोई ना कोई गति और आवेश भी ज़रूर होता है। ठीक है, तो ये कुछ 5 पॉइंट हो गए हैं जो कि इसके गुणों को निर्धारित करते हैं जब हम इस पर प्रयोग करते हैं। इसके बाद बात आती है प्रोटॉन्स की। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होंगी इसमें। अब हम जब प्रोटॉन्स की बात करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की बात हो गई है, अब हम प्रोटॉन की बात करते हैं। तो आप सभी जानते हैं प्रोटॉन पे धन आवेश होगा, है ना, तो सेम प्रयोग करेंगे इसमें भी। जब इस पर भी सेम प्रयोग किया जाता है, एक कांच की नली ली जाती है और यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रोड लिया जाता है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रोड लिया जाता है और यहाँ पे कम दाब पर गैस भरी जाती है। कम दाब होता है यहाँ पर गैसों का, और जब इस पर उच्च वोल्टता की विद्युत धारा प्रवाहित की जाए, ठीक है, उच्च वोल्टता वाली विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तब क्या होगा, क्या अब भी वो किरणें निकलेंगी? हाँ, ज़रूर निकलेंगी कैथोड किरणें तो। पर इसके साथ साथ हम देखते हैं जब इन इलेक्ट्रोड्स पे छिद्र कर दिया जाए, ठीक है, इस पे ऐसे छिद्र कर दिए जाए, तब यहाँ से एक और प्रकार की किरणें निकल रही हैं, ठीक है, जिसको बोलते हैं एनोड किरणें या फिर केनाल किरणें, एनोड या केनाल।
किरणें। ओके, तो ये होती है एनोड किरणें या किनाल किरणें, जो कि इलेक्ट्रोड जो है ना, ऋणावेशित इलेक्ट्रोड है, कैथोड किरणें निकल रही है, कैथोड किरणें हैं, और इससे इसके विपरीत जो है एक और प्रकार की किरणें निकल रही हैं। ठीक है, इसको हम लोग इस तरह से बता देते हैं, इनको बोलते हैं एनोड किरणें या फिर किनाल किरणें। अब जब इन पर प्रयोग किए जाते हैं वही प्रयोग, ठीक है, जब इनके गुण तो वही प्रयोग किए जाएंगे तो उनके गुण हमको पता चलेंगे कि किसी एनोड किरणें, ठीक है, एनोड किरणें जो निकल रही हैं किस प्रकार से निकल रही हैं, उनके गुण क्या क्या होंगे। सबसे पहले गुण तो वही सीधी रेखा में गमन करेंगी ये लोग। जब इस पे ऑब्जेक्ट रखा जाएगा तो इसकी एक परछाई हमको मिलेगी किसी भी ऑब्जेक्ट की, तो हमको क्या पता चल रहा है, एनोड किरणें एक सीधी रेखा में गमन कर रही हैं। दूसरी चीज़ हम वही देखेंगे कि कौन सी आवेश इसमें उपस्थित है, ऋणावेशित है या धनावेशित है। तो यहाँ पे धनावेश लगा है, यहाँ पर ऋणावेश लगा है, तो जिस ओर ये किरणें झुक गई उससे विपरीत आवेश होगा इनका। ठीक है, ऋणावेशित की ओर झुक गई तो इसमें धनावेश अर्थात प्रोटॉन से मिलकर बनी हुई है। ये सब पता चला, ये भी फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करेंगे। इसके बाद एक और गुण इसमें होता है कि जैसे गैस होती हैं, कोई भी गैस, जैसे हाइड्रोजन गैस हो गई, ठीक है, हाइड्रोजन गैस हो गई या फिर ऑक्सीजन गैस हो गई, ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस हो गई। तो इस प्रकार की गैसेस पे ये डिपेंड करेगा। ठीक है, इसके एनोड किरणों के जो द्रव्यमान होगा, जो भी हो, क्योंकि इसमें द्रव्यमान होता है कोई ना कोई, हमने ये देखा है कि हम इसको 1 से बताते हैं, एक आवेश होता है, एक द्रव्यमान होता है। तो जो प्रोटॉन होते हैं इसके पास जो द्रव्यमान होता है, मास, ये किस पर डिपेंड करेगा, जो हम लोग गैस इसके अंदर लेते हैं, हाइड्रोजन लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, इन गैसेस पर इसका द्रव्यमान निर्धारित होता है। ठीक है, आवेश तो इसका सेम रहेगा, वही 1.02602 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम ये होता है इसका कुल आवेश। तो ये आवेश तो होगा, बट इसका द्रव्यमान जो है इसके कारण बदल जाएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कारण। कोई भी गैस लेते हैं हम लोग इसमें, तो उस पर डिपेंड करेगा, ये इसका इम्पोर्टेंट गुण होगा। इसके अलावा अगर हम लोग यहाँ पर कोई भी गैस लेते हैं, तो जैसे ऑक्सीजन ले ली हमने गैस, ठीक है, O2 गैस ली है, तो अब इसमें क्या होता है, कैथोड किरणें भी इसमें उपस्थित है। कहीं ना कहीं ये कैथोड किरणें जो है इससे इलेक्ट्रॉन निकालती हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इससे निकालेंगे, जैसे इससे निकाले 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ऑक्सीजन जो है वो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे और काय में बदल जाएगा, O2+2 में, इस तरह से बदल जाएगा, है ना। जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन गैस है, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकले, इलेक्ट्रॉन्स क्या कैथोड किरणों के रूप, एनोड किरणों के रूप में क्या रहेगा, आपके NO2++ रहेगा, जबकि कैथोड किरणों के रूप में आपके 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें होती है। अब बात आती है कि जब प्रोटॉन्स की बात की जाती है तब 11H भी क्यों लिखा जाता है। H का तो आपको पता है, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन। अब सबसे न्यूनतम और सूक्ष्मतम जो बोल सकते हैं हम लोग कि एक सूक्ष्मतम कण जो होता है जो कि प्रोटोनेटेड होता है, ठीक है, प्रोटोनेटेड मतलब जो धनावेशित होता है, वो होता है H+, ठीक है, क्योंकि H के पास होता है सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है H1। जब इससे भी एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो क्या बनेगा, H+ बनेगा, जो कि बहुत ही सूक्ष्मतम होता है, इसलिए हम लोग इसको प्रोटॉन भी बोलते हैं। किसको बोलेंगे, H+ को। H+ को हम लोग प्रोटॉन भी कहते हैं। हम लोग केमिस्ट्री में जब पढ़ते हैं आगे रिएक्शंस, तो जब H+ निकलेगा, ठीक है, जैसे कोई एसिड हो गया, वो H+ निकालेगा तो क्या निकाल रहा है, प्रोटॉन निकाल रहे हैं। अगर कोई H+ ग्रहण कर रहा है तो क्या बोलेंगे, प्रोटॉन को ग्रहण कर रहा है। इस प्रकार से रहता है। न्यूट्रॉन को हम लोग किससे दर्शाते हैं, n तो होगा स्मॉल n, पर इसमें 0 आवेश और एक द्रव्यमान होता है, ये हमको पता है। इसको इस तरह से दर्शाते हैं। जब न्यूट्रॉन में हमने देखा कि जब भी हम लोग कोई भी बेरिलियम, जैसे ले लिया हमने बेरिलियम, जब इस पर अल्फा कणों की बरसात करी गई, अल्फा पार्टिकल्स जो होते हैं, इनको इस पर बेरिलियम पर डाला गया, ठीक है, बेरिलियम पर जब डाला गया तो क्या देखा, एक प्रकार के कण निकले जिसका कोई ना कोई द्रव्यमान है, ठीक है। अब हमने क्या देखा, जब किसी बेरिलियम पर क्या कहते हैं, अल्फा कणों की बौछार की जाती है, अल्फा पार्टिकल्स इस तरह से डाले जाते हैं,
तब कोई ना कोई कण निकल रहे हैं जिसका कोई ना कोई द्रव्यमान है। ठीक है, अब द्रव्यमान है तो देखा कि क्या इस पर कोई आवेश भी है। वही सारे प्रयोग किए गए, धनावेश लगाया, ऋणावेश लगाया, तो वो किसी और नहीं गया, न्यूट्रल रहा, तो इसलिए इसको न्यूट्रल रहता है हमेशा न्यूट्रॉन। तो इस पर कोई आवेश नहीं है पर इसका कोई ना कोई द्रव्यमान ज़रूर है। ठीक है, क्योंकि जब इन कणों को किसी